Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor Izharuddin. क्लास 12 मैथमेटिक्स 2024 के लिए अगर आपने स्टडी स्टार्ट कर दी है और चैप्टर नंबर 1 अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशली सबसे पहले आप रिलेशंस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं कराऊंगा एनसीईआरटी के रिलेशन के एग्जांपल्स। तो टोटल 6 एग्जांपल है, 1 बाय 1 इसको लगाएंगे। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन क्लास 12। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी का ए से लेकर जेड तक जितने भी एग्जांपल्स हैं, मिसलिनियस हैं, एक्सरसाइज हैं, सारे सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर टोटल 6 एग्जांपल हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं पहले एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, चौथा एग्जाम्पल, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को मैं रिफ्रेश कर सकूँ। ठीक है, देखिए चौथा एग्जाम्पल क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट। अपने को एक सेट दे रखा है 1 2 3, तो रिलेशन हमेशा सेट से ही बनाया जाता है। अब इसका कुछ नाम नहीं दिया है, आप मान लीजिए कि लेट ए इज इक्वल टू, ये जो सेट दे रखा है इसको मैंने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। और रिलेशन अपने को इस तरह गिवन है कि ये आपका रोस्टर फॉर्म में है। 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, और 3 का रिलेशन 3 से है, और 1 का रिलेशन 2 से है, और 2 का रिलेशन 3 से है। क्लियर, ये अपने को रिलेशन दे रखा है। तो अपने को शो करना है कि इज रिफ्लेक्सिव, कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ये अपने को क्या करना है, शो करना है। क्लियर, देखिए ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अगर आप नंबर्स को लेकर बात करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आता है ये चैप्टर, और अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेंगे तो थोड़ा सा बाउंस हो जाता है चैप्टर। तो बाउंस ना हो तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पकड़ बताऊंगा कि किस तरह से हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, या सिमेट्रिक प्रूफ करना है, या फिर ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने को जो सेट दे रखा है, इसके अंदर जब आप इसका इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वहाँ से मिलने वाले जो टोटल रिलेशन होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3, 3 3 9 रिलेशंस होंगे टोटल। ये तो पहले बात आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट के जरिए आपके माइंड में पहले से ही साइकोलॉजिकल आना चाहिए कि हम एक्चुअल में निकालना क्या चाह रहे हैं। तो टोटल जो पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। जैसे आप इसका इससे निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ, 1 2 3 के साथ। तो क्या क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा। लेकिन जो अपने को रिलेशन दे रखा है वो इस रिलेशन का या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पार्ट है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट दे रखे हैं या 5 रिलेशन दे रखे हैं इसके अंदर, और टोटल जो रिलेशन अपने को दे रखा है वो पूरा सेट दे रखा है। क्लियर, बाकी के 4 नहीं लिए इन्होंने। अब क्यों नहीं लिए, इससे कोई आपको मतलब नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन ऑलरेडी अपने को दे रखा है। लेकिन पॉसिबिलिटी रिलेशन की कितनी है, टोटल 9 है, लेकिन ये अपने को लिखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो दे रखा है हमें उसी से ही मतलब है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। वो कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए हमेशा याद रखना, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको आप माइंड में रखेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत आसानी से निकाल देंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो अपने को सेट दे रखा है इसमें जितने भी आपके पास नंबर्स हैं इन पर आप फोकस करेंगे, इन सभी के डबलेट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबलेट, सभी के डबलेट होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा कुछ है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनके डबलेट होना चाहिए। जैसे 1 का डबलेट 1 1 है, 2 का डबलेट 2 2 भी है, 3 का डबलेट 3 3 भी है। क्लियर, अगर इनमें से मान लो 3 3 नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो भी अपने को सेट दे रखा है इन सभी के क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। अब हमें पता चल गया कि सभी के डबलेट हैं, तो आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। लेट ए कोई एलिमेंट है जो ए सेट से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। क्लियर, हम क्या देख रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, खुद के साथ रिलेशन से क्या कर रहा है, ऑर्डर पे बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ ए
बिलोंग्स टू ए की सभी वैल्यूज़ जो किससे है, कैपिटल ए से है, उन सभी के लिए ए क्या कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। सो देयरफॉर आर इज़ रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। क्लियर। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के केस में क्या होता है, सिमेट्रिक केस में हम इसे नहीं देखेंगे। सिमेट्रिक के केस हम ये देखेंगे कि रिलेशन के अंदर कितने ऑर्डर पेयर हैं, तो इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सब के उल्टे भी होना चाहिए। जैसे 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, जैसे ए बी होगा तो बी ए बी होना चाहिए, 2 2 है तो इसका उल्टा 2 2 भी है, 3 3 है तो इसका उल्टा 3 3 भी है, 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 1 नहीं है। क्लियर। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक के लिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से आप डिलीवर करेंगे आंसर को। अगर आपके पास कोई रिलेशन ऑलरेडी है तो उसका हमेशा जनरल फॉर्म लिखेंगे, और अगर कोई रिलेशन नहीं है तो जिस वजह से नहीं है वो सिर्फ वजह लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, क्या कि एज 1, 2 बिलोंग्स टू आर which implies that 2, 1 does not belongs to R। बताइए 2, 1 belongs कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो therefore R is not symmetric। R क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं। अब आया समझ में, हाँ, बस ये चीज़ समझ में आना चाहिए, है ना। और फॉर एग्जांपल जैसे 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ एक रीज़न ही लिख दीजिए, उसकी वजह से क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। तो देखिए ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, देखिए दिख रहा है नहीं, हाँ, ट्रांजिटिव के केस में देखें, रिफ्लेक्सिव में इन सभी के बारे में देखते हैं, सभी के डबलेट होना चाहिए, और सिमेट्रिक के अंदर जो रिलेशन दे रखा है उसमें जितने भी रिलेशन दे रखे हैं या ऑर्डर पेयर दे रखे हैं उसके उल्टे होना चाहिए। ट्रांजिटिव के अंदर भी इनको ही देखेंगे। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट्स जब हम लेंगे तो उसके लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला दूसरा ऑर्डर पेयर देखेंगे। जैसे 1 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला चेक करेंगे, तो 1 2 है तो इसके अंदर पहला और चौथा एलिमेंट होना चाहिए, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला अभी कोई नहीं है, जब कोई नहीं मिलेगा तो ट्रांजिटिव माना जाएगा। क्लियर। और देखो 2 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये हो गया, तो 2 2 है तो 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 है हमारे पास। क्लियर। और 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, अब जैसे 1 2 है, ये ले लो 1 2 है। क्लियर। तो ये 2 2 आएगा, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है यहाँ पर। अब देखिए, अब जैसे ये है 2 3 है, या ये ले लो 3 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं, तो अभी ट्रांजिटिव माना जाएगा। अब ये ले लो जैसे 2 3 है ना, और ये 3 3 है, तो 3 3 है यहाँ पे, तो 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 है हमारे पास यहाँ पर। क्लियर। अब देखिए और कोई एलिमेंट चेक करिए, और कोई एलिमेंट चेक करिए, देखें यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लो 3 3 ले लो, सॉरी 2 3 ले लो, 2 3 लिया और 3 3 लिया। क्लियर। तो 3 3 है तो 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 है हमारे पास। क्लियर। अब देखिए और चेक करिए इसके अंदर और क्या ले सकते हैं, जैसे 1 2 हो गया, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, तो 1 2 है हमारे पास, है ना। और इसके अंदर क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि ये बताना है कि नीदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ओके। अब ये देखिए, देखो 1 2 है ना, 2 3 है, तो क्या होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, लेकिन 1 3 यहाँ पर नहीं है। क्लियर। देखिए मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझ में आना चाहिए अपने को। देखिए क्या है कि अगर हमारे पास रिलेशन में ए बी है और बी सी है, पहले का लास्ट एलिमेंट और दूसरे का पहला एलिमेंट अगर कोइंसाइड कर रहा है तो पहला और चौथा होना चाहिए एलिमेंट, तो अगर वो बिलोंग करेगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब मान लो ए बी है और कोई सी डी है, मतलब पहले का आखिरी और दूसरे का पहला अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा है तब भी क्या माना जाएगा, ये ट्रांजिटिव माना जाएगा। अब मान लो ए बी है और बी सी है और ए सी अगर नहीं है, कौन नहीं है, ए सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम कि 1 2 है रिलेशन के अंदर एंड 2 3 है किसके अंदर, रिलेशन के अंदर, लेकिन 1 3 ये इम्प्लाइज क्या करना चाहिए, 1 3 इम्प्लाइज करना चाहिए कि रिलेशन से हो, लेकिन ये रिलेशन के अंदर नहीं है।
फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ ए बी, या फिर जो भी नंबर है जनरल फॉर्म में नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर कोई रिलेशन पर्टिकुलर नहीं है तो जो जिस वजह से नहीं है वो आप रीज़न लिख दीजिए उसका, तो ये नहीं है। सो देयरफॉर आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? तो ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए अब अगले एग्जांपल्स लगाते हैं। बस ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और इसी तरह कॉन्सेप्ट को क्या करते जाएंगे, फिट करते जाएंगे और एक एक एग्जांपल लगाते चले जाएंगे। चलिए एग्जांपल नंबर लगाते हैं सेकंड, एग्जांपल सेकंड देखें। एग्जांपल सेकंड क्या है कि टी क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन के अंदर, है ना, सारे ट्राइंगल का क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, और अपने को एक रिलेशन दे रखा है क्या कि T1, T2 रिलेशन है R में, और क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 T2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर? तो शो दैट R इज इक्विवेलेंस, R क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, और यहाँ भी बता देता हूँ। इक्विवेलेंस क्लास वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, है ना, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तीनों रिलेशन अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, है ना। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्सिव की। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे उन सभी के क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। तो इसके अंदर कौन एग्जिस्ट करना है, ट्राइंगल। तो कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर होगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा, तो हर ट्राइंगल खुद के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसको जब ये रिलेशन है, कौन है, रिफ्लेक्सिव है, तो जनरल फॉर्म लिखेंगे क्या कि लेट टी बिलोंग्स टू, या T1 मान लो क्योंकि T तो ये पूरा सेट दे रखा है, लेट T1 बिलोंग्स टू T। कोई एक ट्राइंगल है जो T सेट से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, देन T1, T1 क्या इम्प्लाइज करेगा, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1। हर ट्राइंगल खुद के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। या तो आप ऐसे लिख दें, और करके ऐसे लिख सकते हैं कि एज एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्राइंगल खुद के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। सो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अभी R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के केस में हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक के केस में हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर मतलब प्रॉपर्टी फॉर्म में दे रखा है। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि अगर कोई एलिमेंट T1 T2 बिलोंग कर रहा है किससे, R से, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि T1 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, T2 के। तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा रिलेशन के अंदर। तो उल्टा क्या इम्प्लाइज करना चाहिए कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो पक्का T2 भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के। तो इससे ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, T2, T1, है ना। तो A, B अगर बिलोंग कर रहा है R से, तो B, A भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो बिल्कुल कर रहा है। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी क्या होगा, जैसे ये दो ट्राइंगल हैं, है ना, एक T1 है, एक कौन है, T2 है। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी तो इसके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ T1 T2 बिलोंग्स टू T। क्लियर? ये कहानी किसकी हो गई, आपकी सिमेट्रिक की हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लिखेंगे कि आप तीन ट्राइंगल ले लो, लेट T1 T2 T3 बिलोंग्स टू T। मैंने तीन ट्राइंगल ले लिए जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, T सेट से। क्लियर? अब देखिए ट्रांजिटिव के अंदर भी हम इसी के अंदर रिलेशन देखेंगे क्या कि अगर T1 T2 बिलोंग करे किससे, R से, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि T1 कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, T2 के। एंड अगर T2 T3 भी बिलोंग कर रहा है किससे, R से,
तो इसका मतलब क्या है कि T2 और T3 भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अब हमें रिलेशन बताना है क्या T1 T3 रिलेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है तो बाई ट्रांजिटिविटी T1 और T3 भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज दैट T1 कॉन्ग्रुएंट टू T3, विच इम्प्लाइज दैट T1 T3 बिलोंग्स टू R, है ना, फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ T1 T2 T3। कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप जो T के अंदर हो, उसके लिए ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा, है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से वही बात कहूँगा कि रिफ्लेक्सिव के लिए आप इसके सारे एलिमेंट देखिए, डबलेट देखिए, और सिमेट्रिक के लिए इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके उल्टे देखिए, और ट्रांजिटिव के अंदर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं आप पेयर बना के देखिए, AB है BC है तो AC होना चाहिए, और AC नहीं मिल रहा है तो समझ लो वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, ये आपका दूसरा एग्जांपल लगवाया मैंने। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए। तीसरा एग्जांपल क्या है, एग्जांपल थर्ड देखिए। एग्जांपल थर्ड है कि लेट L इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन, और R अपना रिलेशन इस तरह से दे रखा है कि L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अपने को शो करना है कि ये सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो बताइए रिफ्लेक्सिव के केस में मैंने क्या बोला था कि जो भी अपने को सेट दे रखा है इन सभी के क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलेशन। तो देखिए इसके अंदर आप कोई भी लाइन लेंगे, ठीक है, वो लाइन का खुद के साथ जब आप पेयर बनाएंगे तो रिलेशन के हिसाब से क्या आना चाहिए कि दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं कोई दो लाइन ले लूँ ये, तो ये दो लाइन यही तो होंगे, तो ये दो लाइन कभी भी एक जैसी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, एज एनी लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। और इस तरह लिख लें कि L1 कोई लाइन है जो बिलोंग कर रही है किससे, L से, है ना। और क्या लिखेंगे, एज L1 L1, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ L1 बिलोंग्स टू L। अगर चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, वरना सिर्फ आप ये खाली लाइन लिख दीजिए इसके अंदर, है ना। तो जो जिसकी वजह से नहीं होता है वो आप रीज़न लिख दीजिए इसके अंदर, चाहे लैंग्वेज में लिख दो चाहे मैथमेटिकली लिख दो इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक के केस में क्या है, आप कोई दो लाइन ले लें T1 T2 जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, L से। अगर रिलेशन के अंदर T1 T2 एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इस बात का क्या मतलब है रिलेशन के अकॉर्डिंग कि L1, अच्छा T1 क्यों लोगे, ट्राइंगल नहीं है ना, लाइन है तो L1 ले लो और क्या ले लो, L2 ले लो। अगर L1 और L2 बिलोंग कर रहे हैं किससे, रिलेशन से, तो इसका क्या मतलब है कि L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, L2 के रिलेशन के हिसाब से, है ना। अगर सोचो अगर कोई लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उल्टा भी तो सही हो सकता है, और इम्प्लाइज करके आप क्या लिख सकते हैं कि L2 परपेंडिकुलर टू L1, है ना। ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि इसमें L2 L1 भी बिलोंग करेगा किससे, R से। तो फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ L1 L2 बिलोंग्स टू L, L1 L2 की सभी वैल्यूज़ के लिए A भी है तो BA भी होना चाहिए, तो BA हो रहा है। सो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के केस में हम क्या करेंगे, देखिए ट्रांजिटिव केस में आप तीन लाइन ले लो L1 L2 L3 जो बिलोंग कर रही है किससे, L से। क्लियर। अगर L1 L2 बिलोंग करे R से तो इसका क्या मतलब है कि L1 परपेंडिकुलर होगा किसके, L2 के। और अगर रिलेशन में मिल रहा है अपने को कि L2 परपेंडिकुलर है किसके, L1 L3 अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि L2 भी परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, L3 के। अब जरा सोचो ये L1 है
और ये L2 है। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है किसके, L3 के, तो L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं होंगे। L1 और L3 क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज दैट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा, है ना। ये मत लिखना कि पैरेलल होगा, ये तो तुम्हारे समझने के लिए है, जो नहीं है वो लिखना है अपने को। सो देयरफॉर L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3 विच इम्प्लाइज दैट L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, है ना। फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L, राइट। क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो L1 L3 क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं तो आप इन पे ज़रा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि ए कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज़ स्कूल, ऑफ अ बॉयज़ स्कूल। बॉयज़ स्कूल के सारे स्टूडेंट का अपने को क्या दे रखा है, सेट दे रखा है। तो इसमें 2 पार्ट हैं इसके अंदर, है ना। पहला पार्ट ये है कि कोई रिलेशन दे रखा है A, B सच दैट A इज़ सिस्टर ऑफ B, A इज़ सिस्टर ऑफ B। और दूसरा अपने को दे रखा है R' इज इक्वल टू A, B सच दैट A, B सच दैट द difference between heights, the difference between heights of A and B is less than 3, is less than 3। 2 स्टूडेंट के बीच के हाइट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अपने को प्रूफ करना है कि ये एक तो एम्प्टी सेट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट, और ये क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट, है ना। तो देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट ये होता है अगर किसी रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, या कोई भी एलिमेंट A, B एग्जिस्ट ना करे किससे, A क्रॉस A से, तो समझ लो वो कैसा है, डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस A। तो वो कैसा रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। तो देखिए जरा एम्प्टी रिलेशन के अंदर हम देखिए क्या देखेंगे इसके अंदर, A इज़ सिस्टर ऑफ B, है ना। अब ये देखिए स्कूल कौन सा है, बॉयज़ स्कूल है। तो बॉयज़ स्कूल में कोई भी 2 स्टूडेंट उठाएंगे तो वो एक दूसरे के भाई बहन कैसे हो जाएंगे, है ना। ये दोनों मेल हैं तो मेल में फीमेल कहाँ से आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एज द स्कूल इज बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ स्कूल, है ना। स्कूल कैसा है, बॉयज़ स्कूल है। सो देयरफॉर एनी स्टूडेंट कैन नॉट बी a sister of other student, sister of other student। so therefore R is equal to क्या आएगा, null set, है ना। null set empty set या empty relation, है ना। इसको empty relation बोलेंगे। रिलेशन एक सेट की फॉर्म में लिखा जाता है तो इसलिए आप इसे एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यूनिवर्सल के अंदर क्या है कि रिलेशन के अंदर सारे के सारे रिलेशन क्या हो जाने चाहिए, ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखिए ये कैसे करेगा, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ A एंड B। अब A और B कोई भी 2 स्टूडेंट है तो 2 स्टूडेंट के हाइट का आप डिफरेंस निकालेंगे तो 3 मीटर से तो कम ही बैठेगा, है ना। जनरली जो हाइट होती है कितने मीटर हो गए, 3 मीटर 3.5 मीटर ऐसी तो होती है। अगर आप मीटर के हिसाब से देखेंगे 1 मीटर इतना हो गया। अब मेरी हाइट कितनी होगी, इतनी हाइट होगी पूरे, अगर हाथ फैला दूंगा तो कोई भी स्टूडेंट की अगर अपनी हाइट नापनी है तो जितना आप हाथ फैलाएंगे उतनी ही तुम्हारी हाइट बैठेगी। ये नाप के देख लेना आप लोग, है ना। तो क्या लिखेंगे, एज द फैक्ट दैट डिफरेंस बिटवीन heights of A and B is less than, या must be, ये लिख दीजिए, must be less than 3 मीटर। कितने मीटर होना चाहिए, 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो वो तो वैसे ही कम हो गए। सो देयरफॉर इसके अंदर सारे रिलेशन क्या कर जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे। क्लियर।
ओके, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे इसे, ए क्रॉस ए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, एग्जाम्पल सेकंड में अपने को दे रखा है, सेकंड तो पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा देखिए एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी। इस तरह से है कि दो नंबर का डिफरेंस 2 से क्या है, डिविजिबल है। प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्सिव की, है ना। अब यहाँ पर जो अपने को सेट दे रखा है वो z दे रखा है, और z क्या है, इंटीजर्स हैं। z क्या है, इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये सेट नहीं होगा तो रिलेशन कैसे बना लेंगे। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप कोई भी एक इंटीजर ले लो, फॉर एग्जांपल 2 ले लो, तो 2 का 2 के साथ जब आप रिलेशन बनाएंगे तो क्या इसमें फिट बैठ रहा है। तो देखिए 2 माइनस 2, 2 से 2 कट गया, 0 के बराबर आ गया। क्या ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 0 किसी भी नंबर से क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, 0 से नहीं हो सकता। 0 0 से नहीं हो सकता, या कोई भी नंबर 0 से नहीं हो सकता। बाकी किसी भी नंबर से क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है। तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे -3 इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो -3 माइनस -3, तो ये हो गया -3 + 3, कट के 0 के बराबर आएगा। तो ये भी 2 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। अब हमें पता है कि ये रिलेशन है, तो जनरल फॉर्म लिखेंगे क्या, कि लेट a बिलोंग्स टू z। सो देयरफॉर a कॉमा a implies that a minus a by 2 is equal to 0 by 2 is equal to 0. So therefore a comma a belongs to R for all the values of a belongs to z. ठीक है, a की सभी वैल्यूज़ के लिए जो z से ली जाएगी ये रिलेशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, सो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक की बात करेंगे, किसके, सिमेट्रिक में। अब सिमेट्रिक में आप कोई 2 नंबर ले लीजिए, लेट a कॉमा b, है ना, कोई 2 नंबर है अलग अलग, बिलोंग्स टू z। तो अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है किससे, R से, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि a माइनस बी 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं इसको 2m लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2m। कहने का मतलब जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो ये कोई ना कोई नंबर आएगा, नहीं आएगा डिवाइड होने के बाद, तो 2 को उधर ले जाओ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2m, है ना। तो इसको अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये b माइनस a हो जाएगा, तो किसके बराबर आएगा, 2m के। तो यहाँ से b माइनस a किसके बराबर हो जाएगा, -2m। तो ये डिविजिबल तो तब भी 2 से ही है ना, प्लस माइनस का कोई लोचा नहीं है, डिवाइड करने में प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता है। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ a b बिलोंग्स टू z इंटीजर्स। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के केस में आप 3 नंबर ले लो कि लेट a b c बिलोंग्स टू z। अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। एंड b कॉमा c भी बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब क्या है कि b माइनस सी भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको 2n ले लो। ठीक है, दोनों को कर दीजिए ऐड। तो ऐड करने से क्या होगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। b से b कट गया, तो ये कौन हो गया, a माइनस सी। क्लियर, 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया m प्लस n। m प्लस n कोई कांस्टेंट ले लो, लैम्डा, है ना, क्योंकि ये 2 इंटीजर को जोड़ोगे तो इंटीजर ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये भी 2 का क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, या 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। विच इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a b c बिलोंग्स टू z इंटीजर से। क्लियर। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जोड़े गए हैं, वो सुन लीजिए आप। क्या क्वेश्चन जोड़े गए हैं, इक्विवेलेंस क्लास को लेके बात करी गई है। बहुत ही सिंपल है, ये बच्चों को समझ नहीं आता है, लेकिन ये मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। इक्विवेलेंस क्लास जो होते हैं वो सेट होते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर को लेकर। जैसे इसमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कंटेनिंग 0 पूछा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कंटेनिंग 0। अब इसके अंदर जो भी इंटीजर अपने को दे रखे हैं, ये बहुत सारे इंटीजर होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और क्या होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो 0 के
इक्विवेलेंस क्लास क्या होंगे? तो जीरो के इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कि जब भी आप कोई रिलेशन लेंगे इसके अंदर a कॉमा बी, तो उसमें एक जीरो तो तुम्हारा फिक्स रहेगा और दूसरा नंबर तुम्हें इस इंटीजर से उठाना है जिससे कि ये रिलेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। और रिलेशन क्या है कि a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब 0 माइनस बी डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर b की जगह क्या क्या नंबर ले सकते हो? एक तो सारे इवन नंबर ले सकते हो आप, पॉजिटिव वाले। 2 ले लो, जैसे आप 2 लेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 2/2, तो माइनस 2/2, 2 से 2 कट गया तो -1 आ गया, है ना। और आप नेगेटिव इवन नंबर भी ले सकते हैं, b की जगह -2 भी ले सकते हैं। तो 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डिविजिबल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें कोई इक्विवेलेंस क्लास बताना है जीरो का, ठीक है, तो आप उसमें ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट आप जीरो कर दो, दूसरा जो है रिलेशन के अकॉर्डिंग वो वाले सेट से आप क्या कर लीजिए, फिल्टर कर लीजिए। तो इसके अंदर कौन कौन आ सकता है ना। तो क्या लिखेंगे, एज यहाँ से लिखेंगे कि b मस्ट बी +-2 +-4 +-6 और +-8 ... ये सारे इंटीजर क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास हो जाएंगे, किसके, कंटेनिंग जीरो के। आरी वासन वो रख के नहीं दिखाना है, उसको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ये तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए है कि 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ डिविजिबल की कंडीशन है ना। तो जब वो a कॉमा बी है तो a कॉमा बी का मतलब क्या है, a कॉमा बी का मतलब ये है कि a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। अब इसमें कंटेनिंग जीरो वाला केस बताना है तो a की जगह आप 0 लगा दीजिए। बाकी b कोई ऐसा नंबर रखिए जो 2 से क्या होता चला जाए, डिवाइड होता चला जाए, तो सारे इवन नंबर ही आएंगे। पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो ये सारे हो गए। अच्छा, एक और पूछा है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, है ना। अब 1 का मतलब क्या है, एक 1 होगा एलिमेंट, दूसरा b होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस बी भी 2 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो बताइए ज़रा कौन कौन हो सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑड नंबर हो सकते हैं, जैसे +-1 हो सकता है। 1 रखेंगे ना तो 0 हो जाएगा, तो 0 2 से डिवाइड होगा। -1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। और +- क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, +-5 हो सकता है, +-7 हो सकता है। तो इसके अंदर आपके ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे। क्लियर। अब आप देखेंगे कि ये पूरा जो सेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक किसमें ai में और एक किसमें aj में। अगर मैं इसका यूनियन निकालूं तो पूरा z ही तो आएगा। एक में सारे इवन इंटीजर हो गए और एक में क्या हो गए, ऑड इंटीजर हो गए, है ना। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होते हैं, इक्विवेलेंस क्लास किसी भी नंबर के दिए हुए सेट को क्या कर देता है, अलग अलग सेट में डिवाइड कर देता है। तो अगर मैं उसका यूनियन निकालूं तो फिर से वही सेट आ जाएगा, और अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूं, क्या निकालूं, इंटरसेक्शन। मैंने इसे ai aj मान लिया क्योंकि ये कुछ भी हो सकते हैं ना, 1 0 कुछ भी हो सकते हैं। तो इंटरसेक्शन इसका नल सेट आएगा क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, वो सब इवन है, ये सब कौन है, ऑड हैं। ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। और डेफिनेशन वगैरह पूछते नहीं हैं, बस अगर पूछेंगे भी तो यही बताना है कि इक्विवेलेंस क्लास सेट होते हैं जो दिए हुए सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। और अगर मैं उनका यूनियन निकालूं तो फिर से वही सेट बन जाएगा, इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं आएगा। चलिए छठा एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल ये है कि ए आपको कोई सेट दे रखा है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई सेट है। और अपने को एक रिलेशन दे रखा है r = a, b सच दैट बोथ a and b are either odd और even। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये अपने को बताना है कि इक्विवेलेंस क्लास है। इसके आगे और भी एक पार्ट है, वो देखते हैं अभी बाद में, पहले ये देखते हैं। पहले इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है। आप इसमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वो दोनों नंबर a और b या तो ऑड होना चाहिए या फिर दोनों क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव में आप इनके सभी के डबलेट लेंगे, तो आप कोई भी डबलेट लोगे, जैसे 1 1 है तो दोनों ही ऑड है, देखो तो दोनों ऑड ले सकते हैं आप। अगर 2 2 लेंगे तो दोनों क्या होना चाहिए, इवन हो सकते हैं। दोनों की बात करी ना उसने, या तो दोनों ऑड होना चाहिए या दोनों क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो दोनों केस में आ रहे हैं, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो ये है तो जनरल फॉर्म लिखेंगे क्या, कि लेट a belongs to a, so therefore a, implies that both a and a
बोथ आर इवन और ऑड, दोनों या तो इवन हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं। सो देयरफॉर a comma a belongs to r for all the values of a belongs to a, so therefore r is reflexive। r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, आप लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक के केस में क्या है कि आपने a और b कोई दो एलिमेंट ले ली जो a से बिलोंग कर रहे हैं। अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है किससे, r से, तो इसका मतलब क्या है कि a एंड b बोथ आर ईदर इवन और ऑड, दोनों या तो इवन होंगे या फिर क्या होंगे, ऑड होंगे। तो मैं इसको उल्टा भी ले सकता हूँ कि B एंड A बोथ आर ईदर इवन और ऑड। तो इसका मतलब क्या है कि B कॉमा A बिलोंग करना चाहिए किससे, R से, है ना। फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ A कॉमा B बिलोंग्स टू A। अगर आप दोनों कोई लोगे या तो दोनों इवन लोगे तो उल्टा भी तो दोनों इवन ही होंगे, और अगर दोनों ऑड लोगे तो उल्टे भी दोनों क्या होंगे, इसके ऑड ही तो होंगे। तो इस तरह से लिख देंगे। सो देयरफॉर ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, है ना। अब देखिए, अब इसके अंदर बात कर रहा है किसकी, ट्रांजिटिव की। तो देखिए ट्रांजिटिव के केस में क्या लिखेंगे, आप कोई 3 एलिमेंट ले लीजिए, है ना, 3 एलिमेंट ले लीजिए कि A B C बिलोंग कर रहे हैं किससे, A से। किसके केस में, ट्रांजिटिव के केस में, ठीक है। अब देखो, अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है किससे, R से, तो इसका मतलब क्या है कि A एंड B बोथ आर ईदर इवन और ऑड, दोनों या तो इवन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। एंड B कॉमा A बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि B एंड A बोथ आर ईदर इवन और ऑड, दोनों क्या होना चाहिए, इवन और ऑड। अब जरा सोचो, अगर दोनों इवन हैं, अगर दोनों क्या है, इवन है, तो इस केस में B कॉमा A भी दोनों क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो पहला और ये B कॉमा C A कॉमा C भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर दोनों आप ऑड ले रहे हैं, दोनों क्या ले रहे हैं, ऑड, तो दूसरे केस में ऑड के साथ ऑड ही तो लेना पड़ेगा। तो A और C भी क्या होंगे, ऑड होंगे। नहीं समझ में आया, फिर सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया 1 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तो दोनों क्या है, ऑड है। तो अगला 3 से स्टार्ट करोगे, तो अगर रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करवाना है तो इसके साथ ऑड ही लेना पड़ेगा मेरे को, आ रही बात समझ में। तो 1 कॉमा 5 भी क्या होगा, ऑड ही तो होगा। इसी तरह इवन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है, तो आप ऐसे लिखेंगे। तो क्या इम्प्लाई कर रहा है, इम्प्लाइज दैट A एंड C बोथ आर ईदर इवन और ऑड, दोनों या तो इवन होंगे या फिर क्या होगा, ऑड होगा। विच इम्प्लाइज दैट A कॉमा C बिलोंग्स टू R फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ A B C बिलोंग्स टू A, ठीक है, A से बिलोंग करेंगे। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन जोड़ा गया है, क्या कि इन्होंने जो दिया हुआ सेट है इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया है। क्या, एक सेट दिया है 1 3 5 7 और दूसरा क्या दे रखा है 2 4 6, ये दे रखे हैं। क्लियर। अब ये बोल रहा है कि प्रूफ करिए कि ये इसका रिलेशन खुद का खुद से होगा और इसका रिलेशन खुद का खुद से होगा, लेकिन इसका रिलेशन इससे नहीं हो सकता। तो मैं इसे कुछ मान लूँ, इसे B और C ले लेता हूँ, है ना। तो क्या लिखेंगे, एज B इज रिलेटेड टू B इटसेल्फ। क्यों रिलेटेड है ये, बिकॉज इट कंटेन ऑल इवन एलिमेंट्स। इसमें सभी कौन से एलिमेंट्स हैं, इवन एलिमेंट्स हैं। तो कोई भी 2 ऑर्डर पेयर लूँगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा कि दोनों क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब आ जाओ C के अंदर, क्या, एज C इज रिलेटेड टू C, एज C इज रिलेटेड टू C, ठीक है, बिकॉज रिलेटेड टू C इटसेल्फ, ये खुद का खुद से क्या है, रिलेटेड है। कैसे, अगर आप कोई 2 भी एलिमेंट उठाएंगे तो दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। तो इसमें बता रहा है कि या तो दोनों इवन हो या दोनों क्या हो, ऑड हो। बिकॉज इट कंटेन ऑल ऑड इंटीजर्स, ठीक है। इनका खुद का खुद से तो रिलेशन हो सकता है, बट B एंड C कैन नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर,
ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो सकते। कैसे? अगर एक एलिमेंट यहाँ से लूँगा, एक यहाँ से लूँगा, तो एक इवन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ऑड। लेकिन रिलेशन क्या कह रहा है, या तो दोनों ऑड हो या फिर दोनों क्या हो, इवन हो। क्लियर? तो लास्ट में क्या लिखेंगे, बट बी एंड सी कैन नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज इवन एंड ऑड विल नॉट सेटिस्फाई द रिलेशन। ये आप लिख देंगे इसके अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। 1 शॉर्ट एक्सरसाइज लगेगी 1.1। थैंक यू।